हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक बड़ी खुशखबरी दी गई है, जिसका बहुत दिनों से छात्रों को इंतजार था। छात्र बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए परेशान थे कि पीटी की परीक्षा कब होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ने विज्ञापन जारी कर दिया है कि यूपी ने बहुत दिनों बाद कम से कम ये तो किया कि पीटी के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके लिए इतने दिनों से रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे ये लोग, और उसमें छात्र बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। तो आइए देख लेते हैं इस पूरे विज्ञापन में क्या क्या डिटेल दे दी गई हैं, क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इस पूरे विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ क्या मांगा गया है, क्या चीज़ें इससे संबंधित क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जिस न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूपी स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 के लिए विज्ञापन उन्होंने जारी कर दिया है। इस विज्ञापन को हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली PET का एडवर्टीजमेंट दे दिया गया है। तो ये विज्ञापन है। इस विज्ञापन में आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 25 मई दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 25 मई से शुरू हो जाएगी और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक रखी गई है। यानी कि आपको 21 जून तक का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसके संशोधन की तिथि जो है वो आपको इसमें 7 दिन और दिया जाएगा। संशोधन उसमें जो भी आपको करेक्शन करना होगा उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आपको 28 जून तक का समय दिया जाएगा। तो ये PET से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां हैं। बाकी इस विज्ञापन में यहाँ पर एक विशेष कथन दिया गया है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि इसके सापेक्ष फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो 21 मई तक है, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक प्रिंट आउट नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाए, तब तक आप उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते। यानी कि फाइनल स्टेज जो है प्रिंट आउट का ही है, लास्ट फीस जमा करने के बाद। अभ्यर्थी द्वारा बैंक का शुल्क का समायोजन जो है वो 21/6 तक किया जाना चाहिए। उससे एक सप्ताह के अंदर 21/6 तथा उससे एक सप्ताह के अंदर 28/6 तक पूरा कर लिया जाना होगा किसी भी हाल में। इस अवधि में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देख लीजिए इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैटेगरी, 3 चीज़ों ऐसी हैं जिनको आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से भरना है। इन 3 चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद फाइनली, लेकिन बाकी की चीज़ों में आपको संशोधन का भी ऑप्शन मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हो तो भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि समूह ग के अंदर जितने भी पोस्ट आते हैं यूपी के, उन सब में इस परीक्षा को लिया जाएगा। तो आप उसके लिए, और यह भी स्पष्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पर, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु हुई अनिवार्य होगी। यानी कि जिनका विज्ञापन निकाला जा चुका है, जिन पे ऑलरेडी विज्ञापन जिनका निकाल दिया गया है, उन पे ये लागू नहीं होगा। जितने नए विज्ञापन आएंगे सिर्फ उन्हीं विज्ञापनों के लिए यह लागू होगा। जितनी भर्तियां बीच में लटकी हुई हैं, जिनका विज्ञापन आ चुका है, जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं, जिनमें रिजल्ट आने बाकी हैं, उन सभी पर यह लागू नहीं होता है। वो सबको उसी के अनुसार भरा जाएगा। यहाँ पर दिया गया है साफ साफ कि उनके सापेक्ष चयन प्रक्रिया संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई पहले से कोई पोस्ट है जिसमें आप ऑलरेडी आपकी प्रक्रिया में है, आपने फॉर्म भर दिया है, या विज्ञापन निकल गया है, या रिजल्ट नहीं आया है, या परीक्षा हो गई, जिस भी फेज़ में अटकी हुई है भर्ती, उस भर्ती पर लागू नहीं होता है। जितनी भी नई भर्ती होगी या आज, यानी कि इस विज्ञापन के आने के बाद से जितनी भी भर्तियाँ आएंगी जिनका विज्ञापन जारी किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं पर इसको लागू किया जाएगा। और ये भी दे दिया गया है कि इसका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जो है ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या होगी, 21 जून मध्य रात्रि तक होगी। उसके बाद आवेदन कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या होंगी उसको भी देख लेते हैं। इस परिधि में आने वाले, यानी कि इस यूपी के अंडर में आने वाले विभिन्न विभागों के पदों पर इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना होगा। इसमें आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्ट करके उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर पर किया जाएगा। इसको आप पास करेंगे। PET के बाद जो संबंधित विभाग से जो भर्तियाँ आएंगी उसमें आवेदन करने के लिए आपको इसके आधार पर चांस दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया, यानी कि आपने अगर PET नहीं दिया हुआ है, तो उसके द्वारा आयोग द्वारा किए जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा है तो आवेदन नहीं किया सकता। यानी कि जो भी आवेदन निकलेंगे उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। पहले आपको PET पास करना ही होगा अगर आप यूपी के अंडर आने वाली किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है इन्होंने
कि मात्र प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद पर चयन के है तो कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने पीटी पास कर ली है तो हमारा चयन होना ही चाहिए। जो भी विज्ञापन आया हुआ है उस विज्ञापन में, उस विज्ञापन की अलग से परीक्षा होगी, उसमें उसका अलग से सब कुछ रखा जाएगा। पीटी सिर्फ स्क्रीनिंग है, इसको आपको पास करना होगा तभी आप उसमें शामिल हो सकते हैं, बस उसलिए है ये। यानी कि अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए इसको किया गया है। आयोग की परिधि में आने वाले पद, कौन कौन से पद हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए? मन में जो चीज़ें रहती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो कौन कौन से पोस्ट हैं जो इस आयोग की परिधि में आते हैं, जिनमें इसके अंतर्गत पोस्ट निकाली जाएंगी। समूह खा गा के निम्न पदों को, सीधी भर्ती वाले पदों के अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया व नियंत्रित बोर्ड व निगम किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार सूचना द्वारा किसी पद के आयोग से कार्य क्षेत्र से हटा भी सकता है और उसमें जोड़ भी सकता है। यानी कि UPSSSC पे तक जितने भी एग्जाम कराते आ रहा है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, चाहे वो वीडियो की वैकेंसी हो, चाहे वो नलकूप वाली वैकेंसीज़ हों, जितनी भी वैकेंसी आती है UPSSSC के अंदर, इन सारी वैकेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। और आयोग इसमें से किसी वैकेंसी को जोड़ भी सकता है और किसी वैकेंसी को इसके बाहर भी कर सकता है, वो उसके कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ शामिल है। और किस किस सैलरी का जो ग्रुप होगा, कितने ग्रेड पे के अंडर की वैकेंसीज इसमें आ जाएंगी, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। 1900 या उसके अधिक ग्रेड पे वाले या 4600 ग्रेड पे से कम वाली वैकेंसीज के लिए भर्तियों को इसमें रखा जाएगा, जिनका पे ग्रेड पे इनके बीच में है। और शैक्षिक अर्हता क्या होगी इस फॉर्म को भरने के लिए? जैसा कि सबको पता है कि हाई स्कूल रखा गया है या उसके समकक्ष अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं, या उससे ऊपर की आपकी कोई डिग्री है तब भी आप इसको भर सकते हैं। आपको पीईटी में रजिस्ट्रेशन करा के इसका एग्ज़ाम दे लेना चाहिए अगर आप UPSSSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। जिसके सापेक्ष अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को पीईटी की परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने का अर्हता प्राप्त है, वो लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें से प्रारंभिक परीक्षा पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा, या किसी में शारीरिक परीक्षा फिजिकल होता है, किसी में टाइपिंग या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा से यहाँ पे आशय है कि जो विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आती है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को ही यहाँ मुख्य परीक्षा बोला जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा बोला जा रहा है पीईटी को। और दूसरी चीज़, एक और जो संशय है कि हाई स्कूल या उसके समकक्ष, हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्यता अर्हता वाले भी पद आते हैं UPSSSC से, उन पदों में चपरासी या इस तरह के कुछ पद आते हैं तो उसमें अभ्यर्थी को किस तरह से आवेदन करने के लिए सुविधा दी जाएगी, उसको यहाँ पे दिया गया है कि उनके संबंध में आयोग के निर्णय अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा जो भी आयोजित की जाएगी उसकी सूचना यथा समय जब वो वैकेंसीज आएंगी वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्यता नहीं होगी। यानी कि अगर आप हाई स्कूल से कम वाले किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको पीईटी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यून या इन सब के लिए जिसमें 8th पास या इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका जो भी रूल रेगुलेशन होगा वो जब उसका विज्ञापन आएगा उसके साथ साथ वहाँ पे दे दिया जाएगा। आयु सीमा की अगर बात करें तो आपकी 18 वर्ष आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए और 40 वर्ष मैक्सिमम है, 18 वर्ष मिनिमम है। और ये जो आयु सीमा है वो कब से कब तक के लिए है? आपका जो जन्म है वो 30 जून 1981 के बाद होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। इस बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और आप 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कब से यह लागू होगा तो ये जो काउंट होगा एज, वो 1 जुलाई 2021 से एज को काउंट किया जाएगा। ये जो डेट 18 वर्ष पूरी करने और 40 वर्ष पूरी करने की है, ये 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। आयु में छूट जो वर्ग के हिसाब से मिलता था जिस वर्ग को, उसको वैसे ही मिलता रहेगा। वो राज्य सरकार के जो नियम है उनके अनुसार ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सबको उस तरह से मिलता ही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम आरक्षण की बात करें तो इस विज्ञापन में दिया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षा में, यानी कि जब विज्ञापन होगा किसी परीक्षा का, जैसे लेखपाल का विज्ञापन आता है तो उसमें सेवा नियमावली के अनुसार लंबवत आरक्षण जो दिया जाता रहा है वो मिलेगा सबको, वो अनुमान्य होगा। आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम कैसा होगा इसका? पाठ्यक्रम हेतु 20 फरवरी को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसका पाठ्यक्रम बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी इसके साथ पुनः संलग्न कर दिया गया है। नीचे में अभी आप देखेंगे इसमें इसी विज्ञापन में फिर से इसका सिलेबस जो है वो ऐड कर दिया गया। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में एक साथ किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो इसके अनुसार अगर कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस पीटी में भी ये इनका कहना है। क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स रखा जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में
अधिसूचना का ये नियम दिया गया, कब से इसको लिया जाएगा, किसके अनुसार अब इसमें लागू होगा। परीक्षा की तिथि जो है वो अभी जो है वो जारी नहीं की गई है, यथा समय जारी किया जाएगा, सूचित किया जाएगा वेबसाइट पे। अभी सिर्फ आवेदन की तिथि को जारी किया गया है। इसका स्कोर जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका स्कोर जो है वो 1 साल तक के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थी को जो भी स्कोर इसके अंदर आता है परीक्षा परिणाम का वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वो 1 साल के लिए मान्य होगा। 1 साल बाद अगर आपको फिर से किसी वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा, इसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही फिर आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए। आवेदन कैसे करना है वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अभ्यर्थियों के लिए सूचना भी दी गई है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जो है 5 चरणों में किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हर किसी फॉर्म को भरने में होता है कि आपने फॉर्म भरा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आज से डालेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके लिए आप लॉगिन करके बाकी के फॉर्म को आगे जो है फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर दूसरे स्टेप में आपको अपलोड करना होगा। 3rd स्टेप में आपको फॉर्म का विशेष विवरण भरना होगा, जो भी चीज़ उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जाएगा। 4th स्टेज में फीस पेमेंट करनी होगी, सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को, और लास्ट में 5वें स्टेज में जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। बस इतनी प्रक्रियाएं आपको करनी है इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे एक नोट भी दे दिया गया है कि ये प्रक्रिया जो है वो एक ही बार में आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप फॉर्म भरेंगे 48 घंटे बाद फिर ये करना है, फिर अगले दिन रजिस्ट्रेशन करना है, अगले दिन फीस भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही बार में फॉर्म लॉगिन करिए। आप लॉगिन करिए upsc.gov.in पर जाइए, वहाँ पर आप क्लिक करिए एडवर्टीजमेंट पर, फॉर्म भरिए, एक ही बार में सब कुछ करके आप फाइनल कर सकते हैं। ये आवेदन शुल्क है जिसको आपके लिए जान लेना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो होगा वो अनारक्षित वर्ग के अगर आप सामान्य हैं तो आवेदन शुल्क 160 रुपये होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये फीस ली जाएगी। उस प्रक्रिया के 185 रुपये जैसा कि फीस अभी तक लिया जाता रहा है आयोग द्वारा किसी फॉर्म को भरने के लिए, वो लिया जाएगा। ओबीसी के लिए भी 185 रुपये सेम होगा। एससी के लिए 70 रुपये प्लस 25 रुपये मिला के 95 रुपये होता है, और अनुसूचित के लिए भी 95 रुपये होता है। विकलांगजनों के लिए सिर्फ उनसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की फ़ीस ली जाती है, बाकी की आयोग अपनी फ़ीस नहीं लेता है। आवेदन पत्र में संशोधन की बात अगर हम करें, इसको आपको जान लेना चाहिए। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार आवेदन में संशोधन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप अंतिम रूप से अगर आवेदन आपने सबमिट कर दिया है तो आपको सिर्फ एक बार ऑप्शन मिलेगा कि आप उस आवेदन पत्र में दोबारा से मॉडिफिकेशन कर सकें, जिसमें सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके लॉगिन करेगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और OTP के जरिए किया जाएगा। उसके बाद भरा हुआ फॉर्म को आप कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ये विज्ञापन के पहले भी दिया जा चुका है, यहाँ भी बताया जा रहा है। अभ्यर्थी केवल एक बार ही ऑनलाइन आवेदन संशोधित कर सकता है आवेदन फॉर्म में। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उसके 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि 28/6/2021 तक ही मान्य होगा। इसको ऐसे जान लेते हैं, अगर मान लीजिए मैंने आज ही एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, अगर मेरे से कोई गलती हो गई, फाइनल सबमिट करने के बाद भी मैं 28 जून तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं। और अगर मैं 21 को भी करता हूं, 21 जून को भी करता हूं, तब भी मुझे 28/6 तक ही ऑप्शन मिलेगा कि मैं तब तक आवेदन का संशोधन कर सकता हूँ। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है, यानी कि अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तब भी आप 28 तक करेंगे, लास्ट डेट पर करते हैं तब भी आपको 28 तक का ऑप्शन मिलेगा कि आप वहाँ पर जाके संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। अभ्यर्थी के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। श्रेणी अंकित करेंगे तभी आपको छूट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ये यहाँ पर दे दिया गया है पहले से ही कि यूपी के बाहर वालों को भी सामान्य माना जाएगा। जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, वो किसी भी वर्ग से कहीं से भी आते हैं, उनको जो है सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट करके दे दिया गया है। इसीलिए इस आवेदन की एक कॉपी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों की उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, वो यहाँ पे दे दिया गया। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो पिता पक्ष का जो आवेदन होगा, जो आपकी कैटेगरी होगी, वही यहाँ पे मानी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी दिया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, यानी कि जिन्होंने प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, उनके परिवार के समस्त स्रोतों से उनकी आय जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप EWS में आते हैं। 10% आवेदन 10% आरक्षण दिए जाने की स्थिति में आप रहेंगे। 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण अनुमन्य होगा। और यहाँ पर आयोग ने दे दिया है, किसी भी तरह के अभ्यर्थी से व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं करता है। सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। तो परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाओं को लगातार आयोग की वेबसाइट से ही देखते रहें। किसी व्यक्तिगत की जानकारी पर निर्भर ये नहीं करता है।
और महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भी आपने भरी हैं उसमें उस तरह से अगर आपने किसी ने कुछ भी गलत किया है, कहीं से कोई भी सिफारिश इस तरह की चीज़ पाई जाती है, निरस्त कर दिया जाएगा आपके आवेदन को, आपको डिबार कर दिया जाएगा आयोग से। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आप या इस वेबसाइट पर होम पेज पर दिए गए फेक के माध्यम से अपनी कठिनाई का हल प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर और भी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही सबमिट स्वीकार होगा और शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। लास्ट में जो आप करते हैं तो उसी को मान्य किया जाएगा। गलती से अगर आपने पहले कोई दूसरा भर दिया है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, दोबारा आप भरते हैं जो सेकंड होगा वो मान्य होगा। तो इस पूरे पाठ्यक्रम की प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें 100 पूर्णांक होंगे। अवधि 2 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें भारतीय इतिहास होगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। 5 अंक का होगा हिस्ट्री और 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से भी 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी दिया गया है। भारतीय संविधान लोक प्रशासन से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ पे दिया गया है। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन होंगे, प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे और सामान्य अंग्रेजी और अंग्रेजी व्याकरण से अपठित आधार पर भी 5 अंक रखे गए हैं। इंग्लिश को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होगा यहाँ पे। करंट अफेयर आप बहुत ध्यान से पढ़ें। भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को आप पढ़ते रहें, वहाँ से 10 अंक लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस जीए से भी 10 अंक लिया जाएगा, यानी कि करंट अफेयर और जीए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ते रहें। अपठित हिंदी गद्यांश से 10 अंक लिया जाएगा। हिंदी का भी एक यहाँ पर बड़ा रोल है, 5 अंक पहले से दिया गया है। अपठित गद्यांश को रख के वहाँ पे 10 अंक अलग से दे दिया गया है। ग्राफ की व्याख्या का 10 अंक दिया जाएगा। तालिका में अलग से विश्लेषण के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 10 अंक दिए जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि प्रश्न पर 5-5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 2-2 क्वेश्चन इसके भी यहाँ पर दिए जाएंगे। किसी परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग पहले से ही एलिजिबल होगी, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो ये इस विज्ञापन की जानकारी थी, और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आपका कोई भी सवाल, कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बताएं। रीजनिंग स्पेशल का हमारा नया बैच शुरू हुआ है, जिसमें राजेश पांचाल सर पढ़ा रहे हैं। बेसिक से एडवांस तक का ये पूरे हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, UPSSC के लिए भी ये होगा। तो आप इसमें चाहें तो यहाँ से इस बैच को भी जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।